Good morning, 10th class. How are you all? Hope you all are good. So class, we are on chapter number 1st of history, the rise of nationalism in Europe. We have done the major part of the chapter. Somewhere इसको नटशेल में अगर करना चाहें, हमने जितना भी किया है तो हमें ये समझ आ गया है कि फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म जो है वो लोगों में अब आना शुरू हो गई है। लोगों को ये जो आइडिया है नेशनलिज्म, फ्रीडम, लिबरलिज्म और ये सारी जो आइडियोलॉजी है, कलेक्टिव आइडेंटिटी, कहीं ना कहीं सारी यूनिटी, ये सारी फीलिंग्स जो हैं ये डेवलप हो गई है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड अब एक और मेजर चेंज आएगा। मेजर चेंज इसमें इम्पोर्टेंट कुछ कंट्रीज जो हैं जो अपने यूनिफिकेशन के लिए कुछ स्टेप्स लेंगी और फाइनली यूनिफाई हो जाएंगी। तो ऐसी ऑब्वियसली बहुत सारी कंट्रीज हैं, बट वी विल स्पेसिफिकली स्टडी अबाउट 3 इम्पोर्टेंट यूरोपियन कंट्रीज, जर्मनी, इटली एंड ब्रिटेन। तो चलो अब इनकी यूनिफिकेशन के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले, बिकॉज हमने कल वाली क्लास में जब हम बात कर रहे थे अबाउट दैट फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, चर्च ऑफ सेंट पॉल, तो हमने जर्मनी की बात की थी। फाइनली वहां पे मोनार्की आ गई थी, तो उससे रिलेटेड ही हम कंटिन्यू करके सबसे पहले देखेंगे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। नाउ बेसिकली 1848 के अराउंड जो नेशनलिज्म इन यूरोप है, अब उसको एसोसिएट करने लग गए डेमोक्रेसी से और रेवोल्यूशन से। यानी अगर आप एक नेशनलिस्ट हो या अगर आप नेशनलिज्म की बात कर रहे हो, दैट मीन्स यू बिलीव इन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स एंड यू आर रेडी फॉर रेवोल्यूशन। तो इस टाइम पे जो नेशनल सेंटिमेंट्स हैं उनको बहुत बार अब जो कंजर्वेटिव्स हैं वो क्या करने लग गए, वो प्रमोट करने लग गए कि स्टेट पावर और अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेशन ओवर यूरोप। यानी अब हम अपने नेशन के लिए काम कर रहे हैं। तो कंजर्वेटिव्स ये बोल रहे थे हम अपनी कंट्री को पावरफुल बनाते हैं और हम अपनी कंट्री को पावरफुल तब बना सकेंगे जब हम पॉलिटिकल डोमिनेशन कर लें यूरोप के ऊपर। हम पहले खुद एक पॉलिटिकल सुप्रीम यूनिफाइड कंट्री बन जाए और फिर हम अपना पावर जो है वो दूसरी कंट्रीज के ऊपर इस्टेब्लिश जैसे करें और ज्यादा पावरफुल हो जाए। तो यही हम देखते हैं जर्मनी और इटली में, जहां पे यूनिफिकेशन होगी और नेशन स्टेट्स बनेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने देखा था कि नेशनलिस्ट फीलिंग जो है जर्मनी के मिडिल क्लास में बहुत वाइड स्प्रेड थी। उन्होंने अराउंड 1848 के अराउंड ट्राई किया था कि जर्मन कॉन्फेडरेशंस को एक नेशन स्टेट के फॉर्म कर दें और एक इलेक्टेड पार्लियामेंट बना लें। बट हमने देखा था कि ये जो इनकी कोशिश थी उसको रिप्रेस कर दिया गया कंबाइंड एफर्ट ऑफ मोनार्की, मिलिट्री, जिनको सपोर्ट कर रहे थे लार्ज लैंड ओनर्स। लार्ज लैंड ओनर्स को हम बोलते हैं जंकर्स। यानी हमने पढ़ा था इन आवर प्रीवियस क्लास, इफ यू ऑल रिमेम्बर, कि मिडिल क्लास स्टार्टेड फॉर्मिंग अ काइंड ऑफ, पहले वो राजा के पास गए थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चाहिए, द किंग डिड नॉट एक्सेप्ट इट एंड इवेंट, तो उन्होंने अपनी असेंबली बनाई। बट लेटर ऑन वो उनके खुद ही प्रॉब्लम चल रही थी क्योंकि वो पुअर सेक्शन को इतना उनकी डिमांड्स को सुन नहीं रहे थे। तो इसका फायदा मोनार्की और मिलिट्री ने लेके उनको सप्रेस कर दिया, रिप्रेस करके वहां पे वापस से मोनार्की एस्टैब्लिश कर दी। इसमें उनकी हेल्प कुछ लार्ज जो लैंड ओनर्स थे प्रशिया के, जिनको जंकर्स बोलते हैं, उन्होंने भी हेल्प किया था। तो अब हमें इतना पता है मोनार्की एस्टैब्लिश हो गई। तो अब जब मोनार्की एस्टैब्लिश हो गई तो सीधी सी बात है कि अब यूनिफिकेशन का काम किसके अंदर आ जाएगा, मोनार्की के अंदर। प्रशिया जो है, प्रशिया took on the leadership of the movement for national unification. I have told you earlier also, whenever we talk about Germany, generally we will start with talking about Prussia, how Prussia is important, and always generally initially सारे जो main steps हैं, first steps वो प्रशिया ही लेती है। तो यहाँ पे again हम देखेंगे कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेशनल यूनिफिकेशन की वो प्रशिया ने अपने ऊपर ले ली और अपनी लीडरशिप के अंदर उन्होंने जर्मनी को यूनिफाई करने का सोच लिया। इसके जो चीफ मिनिस्टर थे
जिनका नाम था ऑटो वन बिस्मार्क। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, ही वाज अ वेरी डिप्लोमेटिक, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। वो पूरे आर्किटेक्ट थे। आर्किटेक्ट क्या, पूरा जिन्होंने डिजाइन किया था, एक्चुअली में डिजाइन मतलब पूरी प्लानिंग की थी कि किस तरीके से हम यूनिफिकेशन को कंप्लीट करेंगे। इसके लिए इन्होंने क्या किया, ऑटो वन बिस्मार्क जो कि चीफ मिनिस्टर थे प्रशिया में, उन्होंने प्रशियन आर्मी की हेल्प और ब्यूरोक्रेसी की हेल्प से क्या किया, 7 years तक 3 wars लड़ी। ठीक है, 3 wars which continued till 7 years. So 3 wars लड़ी उन्होंने 7 years तक। किसके साथ? 3 कंट्रीज के साथ, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस। यानी ये जो कंट्रीज है ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस, इनका कुछ कुछ हिस्सों पे कंट्रोल था। किस हिस्सों पे? जर्मनी के किसी किसी स्टेट्स पे, किसी किसी रीजन्स पे ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस का कंट्रोल था। तो इसीलिए इनके साथ इन्होंने वॉर किया जो 7 years तक चला। 3 years तक 3 wars हुई, 7 years तक चली। ठीक है, 3 wars with these 3 countries continue till 7 years तक होने के बाद फाइनली who was the victorious one? प्रशिया। और इससे प्रशिया ने क्या किया, यूनिफिकेशन कंप्लीट कर दिया रशिया का। कैसे? जब प्रशिया ने ही सब कुछ किया है, वॉर किया है, ऑब्वियसली दूसरों की थोड़ी मिलिट्री सपोर्ट और हेल्प वगैरह है, बट टोटली जब प्रशिया की लीडरशिप में हुआ है, तो अब पूरे जर्मनी का राजा कौन होगा? जो प्रशिया का मोनार्क है वही होगा। तो जो प्रशिया के किंग थे विलियम वन, बेसिकली जनवरी 1871 में उनको पूरे जर्मनी का एम्परर डिक्लेयर कर दिया गया। एक सेरेमनी हुई थी वर्सेल्स में, वहां पे ये डिक्लेयर कर दिया गया कि जो प्रशिया के किंग है विलियम फर्स्ट, ही विल बी द एम्परर फॉर द होल जर्मनी एंड ही विल बी द जर्मन एम्परर। उसके बाद बेसिकली हुआ क्या था, बहुत विंटर्स वाला टाइम था, बिटरली कोल्ड मॉर्निंग थी। 18 जुलाई 1871 में असेंबली बुलाई गई थी जिसमें प्रिंस, जितने भी जर्मनी के स्टेट्स थे ना, उनके प्रिंस आए थे। ठीक है, क्योंकि वो ऑब्वियसली अब प्रिंस थे, क्योंकि मेन एम्परर तो अपना प्रशिया का रूलर था। आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव आए थे, प्रशियन इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स आए थे, जिसमें ऑब्वियसली चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क था। सारे के सारे जो है हॉल ऑफ मिरर्स जो है पैलेस ऑफ वर्सेल्स में वहां मिले, और वहां पे ये डिक्लेयर कर दिया गया कि जर्मनी एम्पायर नई यूनिफाइड हो गई है, नया जर्मनी एम्पायर बन गया है, जिसके हेड है केजर विलियम फर्स्ट ऑफ प्रशिया। इस तरीके से जर्मनी क्या हो गई, हमारी यूनिफाइड हो गई। तो जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया। अब जर्मनी को इन्होंने सोचा हम डेवलप करते हैं, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले प्रशिया में जैसे करेंसी को मॉडर्नाइज किया, बैंकिंग को किया, लीगल सिस्टम को किया, जुडिशियल सिस्टम को किया, हर चीज को क्या किया, मॉडर्नाइज किया। अब जब इन्होंने हर चीज को मॉडर्नाइज कर दिया और इन्होंने देखा कि ये सक्सेसफुल हो रहा है, तब इन्होंने क्या किया, देन बाकी जितनी भी प्रैक्टिसेस और मेजर्स प्रशिया में फॉलो हुई, वो बाकी जर्मनी में भी इन्होंने फॉलो करना शुरू कर दिया। तो ये है हमारी स्टोरी ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। वेरी सिंपल, आई विल रिपीट इट। जर्मनी अलग अलग स्टेट, अलग अलग एम्पायर्स, अलग अलग कंट्रीज के अंदर था। रशिया ने लीडरशिप ली। इसके मेन जो मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क, वो बहुत डिप्लोमैट, बहुत अच्छे, हम बोलेंगे इंटेलिजेंट पर्सन थे, इफ यू टॉक इन टर्म्स ऑफ कि वो अपने रशिया को पावरफुल बनाना चाहते थे। तो उन्होंने रशिया की आर्मी और ब्यूरोक्रेसी के हेल्प से 7 years तक वॉर लड़ी, 3 wars अगेंस्ट ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस, जिसमें रशिया जीत गया। फ्रांस की जर्मनी की यूनिफिकेशन हो गई। जो रशिया के एम्परर थे विलियम फर्स्ट, उनको पूरी जर्मनी का एम्परर डिक्लेयर कर दिया गया, और अब पूरी जर्मनी एक अकेली कंट्री, कंबाइंड यूनिफाइड कंट्री बन गई। फिर इन्होंने इसके डेवलपमेंट के लिए मॉडर्नाइज किया करेंसी, बैंकिंग, लीगल और जुडिशियल सिस्टम जर्मनी में, और रशिया में प्रैक्टिसेस स्टार्ट की पहले। जैसे जैसे रशिया में सक्सेसफुल होती थी, वैसे वैसे जर्मनी के
बाकी सारे स्टेट्स में भी इन्होंने उन डेवलपमेंट्स को और जो इम्प्रूवमेंट्स है एडमिनिस्ट्रेटिव में उन सबको इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया. So this is how Germany was unified. Okay. Now we will see how was Italy unified. तो अब इटली का भी यूनिफिकेशन देख लेते हैं. जैसे जर्मनी है वैसे ही इटली भी है, जो वो भी पॉलिटिकली बहुत फ्रेगमेंटेड थी. फ्रेगमेंटेड का मतलब अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड थी. ठीक है, तो बहुत लंबी हिस्ट्री से फ्रेगमेंटेड हिस्ट्री, पॉलिटिकली ये डिवाइडेड थी इनटू वेरियस डिफरेंट स्टेट्स. बट यहाँ पे ये भी था कि बहुत सारी जो डायनेस्टिक स्टेट्स थी, दैट मीन्स इसके ऊपर कंट्रोल किसी किसी डायनेस्टी का था, कहीं कहीं मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर का था, कहीं किसी दूसरी कंट्री का था. ऐसे करके बहुत सारा वेरिएशंस था. अगर हम देखें इनिशियली बहुत डिवाइडेड थी, अलग अलग ग्रुप्स के अंदर थी. बट अराउंड 19th सेंचुरी इटली जो है वो 7 स्टेट्स में डिवाइडेड थी. ठीक है, हाउ मेनी स्टेट्स? 7 स्टेट्स. अब ये जो 7 स्टेट्स है क्लास, इनमें से सिर्फ एक ही स्टेट थी, सार्डिनिया पिडमेंट. देयर वाज ओनली वन स्टेट, सार्डिनिया पिडमेंट, जो कि जिसके ऊपर इटालियन प्रिंस रूल कर रहा था. बाकी जितनी भी 6 अदर स्टेट्स थे उनके ऊपर दूसरे कंट्री के एम्पायर्स रूल कर रहे थे. जैसे नॉर्थ जो है वो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग के अंडर था, सेंटर एरिया पोप के अंदर था, सदर्न रीजन जो है वो बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन के अंदर था. दैट मीन्स बहुत अलग अलग लोगों के या अलग अलग एम्पायर्स, अलग अलग कंट्रीज के अंदर क्या थे, ये वाली कंट्री थी. ठीक है, पूरी इटली 7 स्टेट्स में डिवाइडेड थी. देखो ये 7 स्टेट्स में डिवाइडेड थी. इसमें से सिर्फ एक अकेली स्टेट थी, कौन सी? सार्डिनिया पिडमेंट, जो कि which was under a Italian prince. बाकी सारी की सारी एज आई सेड, कोई पोप के अंदर है, कोई बर्बन किंग ऑफ स्पेन के अंदर है, ऑस्ट्रिया के अंदर है, हैब्सबर्ग एम्पायर के अंदर है. तो इटालियन लैंग्वेज भी जो है वो भी पूरी तरीके से उसने अपना पूरा फॉर्म नहीं लिया था. जैसी अभी इटालियन लैंग्वेज है वैसे नहीं है, बहुत रीजनल वेरिएशन थी. यानी सेम इटली लैंग्वेज अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप से बोली जाती थी. ठीक है, अब क्या हुआ हम ये देख लेते हैं. हमने पढ़ा था अबाउट जूसेपी मैज़िनी. जूसेपी मैज़िनी जो है, जो वो सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर थे और बाद में फॉर्म भी की थी उन्होंने, यंग इटली, यंग बर्न, है ना. बट वो यूनिफाई नहीं कर पाए. उन्होंने ट्राई तो बहुत किया था कि वो इटली के थे कि इटली को हम यूनिफाई कर दें. ट्राइड बट ही कुड नॉट. इवन ही हैड आल्सो फॉर्म सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली, जिसके थ्रू इन्होंने सोचा था इटली को एक बना देते. बट हो नहीं पाया क्योंकि जो रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग 1831 से 48 के अराउंड थी, वो जगह जगह थोड़ी सी इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई. इसलिए तो फिर अब इफ आई आस्क यू कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो जाएगी इटली को यूनिफाई करने की? एक अकेला ही तो इटालियन प्रिंस था, कहाँ पे रूल कर रहा था? सार्डिनिया पिडमेंट पे. तो यानी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इटली को यूनिफाई करने की ऑब्वियसली उसके ऊपर ही आएगी. बाकी तो फॉरेनर्स है ना, व्हाई विल दे यूनिफाई इटली? और नेशनलिज्म और ये सारी चीजें तो समवेयर जो इटालियन प्रिंस है या इटालियन कंट्रोल्ड एरिया है उन्हीं के ऊपर आएगी. तो इसीलिए कि अब सार्डिनिया पिडमेंट के जो किंग है, किंग विक्टर इम्यूनल II, उनके ऊपर आ गई थी सारा का सारा काम किस चीज का, या सारी की सारी ड्यूटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी ऑफ यूनिफाइंग इटली. अब देखते हैं इटली का यूनिफिकेशन कैसे. जो रूलिंग एलीट थी, जो रूलिंग क्लास थी ना, वो लोग क्यों चाहते थे यूनिफिकेशन? वो चाहते थे अगर यूनिफिकेशन होगा ना इटली का तो हमारी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होगी. इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के साथ साथ और क्या होगा? इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के साथ हम नोटिस करेंगे कि हम पॉलिटिकली भी और पावरफुल हो जाएंगे और डोमिनेंट हो जाएंगे. तो इसीलिए अब इटली में भी ये यूनिफिकेशन वाली थ्रू नेशनलिज्म वाली आइडियोलॉजी डेवलप हो रही थी. यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे
द चीफ मिनिस्टर ऑफ, हम बोलेंगे इटली जो थे, हिज नेम वाज केवल। ठीक है, इन्होंने एक मूवमेंट बेसिकली स्टार्ट किया जिसमें इनका भी मेन एम क्या था, यूनिफाई करने का इटली को। ठीक है, so now the responsibility we know is of this Italian prince, और इनके जो चीफ मिनिस्टर थे as I said will play very important role, और ये कौन है, he is again केवल। Now इन्होंने स्टार्ट किया अ मूवमेंट टू यूनिफाई वेरियस रीजन्स ऑफ इटली। ठीक है, बट he was neither a revolutionary nor a democrat, please keep in mind, ना तो ये कोई डेमोक्रेसी की आइडियोलॉजी में बिलीव करते थे और ना ही ये कोई रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी के थे। He, like other wealthy and the educated members of Italian elite, फ्रेंच बोलते थे एंड मतलब इटालियन लैंग्वेज से ज्यादा फ्रेंच बोलते थे। ये बिलोंग टू वेरी हाई सोसाइटी काइंड ऑफ बैकग्राउंड, और ऐसी ही थॉट प्रोसेस थी इनकी। इस मेन मोटिव हमने जैसे पढ़ा है कि जो एलिट सेक्शन है उनका मेन मोटिव यही था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉलिटिकल डोमिनेशन। So again he was also a very diplomatic person, very intelligent in terms of politics and all. So what did he do? He do again a kind of diplomatic alliance with France. ठीक है, एक अलायंस किया इन्होंने फ्रांस के साथ, और फिर क्या किया, यानी फ्रांस के साथ तो मिल गए। सार्डिनिया पिगमेंट ने उसके बाद क्या किया, ऑस्ट्रिया के साथ एक वॉर की। ऑस्ट्रियन फोर्सेस को उन्होंने 1859 में हरा दिया। ठीक है, और जो उसके बाद वो हर धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी एरिया पे, जहाँ पे थोड़े थोड़े दूसरे एम्पायर्स या दूसरे कंट्रीज रूल कर रहे थे ना, उनको अपने अंडर करने की कोशिश की। ठीक है, 18 इसके अलावा नॉर्मल जो आर्मी या फोर्सेस हैं मिलिट्री, वो तो है ही, बट इसके साथ साथ यहाँ पे हम देखेंगे इटली में एक स्पेशल बात क्या है कि वॉलेंटियर्स आ गए थे, आर्म्ड वॉलेंटियर्स, यानी अपने आप रेडी थे टू फाइट फॉर द कंट्री। पर ये क्यों आ रहे थे क्लास, दे वर कमिंग बिकॉज दे वर एक्चुअली द पीपल अंडर द लीडरशिप ऑफ वन मोर पर्सन नोन एज ज्यूसेपी गैरिबाल्डी। अब याद रखो, ज्यूसेपी मैज़िनी, ज्यूसेपी गैरिबाल्डी, the first names are same, surnames are different। ठीक है, दोनों इटली के यूनिफिकेशन के लिए दे वांटेड टू वर्क। तो ये जो ज्यूसेपी गैरिबाल्डी है, इन्होंने भी बोला यस वी शुड वर्क फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, एंड ही वाज सच अ यू कैन से ग्रेट लीडर, एंड पीपल फॉलोड हिम सो मच कि उनकी लीडरशिप में खुद ही वॉलंटियर करके लोग आ गए थे टू फाइट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। और फिर 1860 में इन सब ने मार्च किया साउथ इटली में एंड द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, और वहां के लोकल पेजेंट्स ने भी सपोर्ट किया इनको, जिसके कारण फाइनली दे वर एबल टू मूव द स्पेनिश रूलर आउट ऑफ दैट प्लेस, यानी कि स्पेन को वहां से हरा दिया। सदर्न पोर्शन जहां पे भी स्पेन का कंट्रोल था उनको हरा दिया गया, उनको रिमूव कर दिया गया फ्रॉम दिस प्लेस। If you class have your book in front of you, just have a look at page number 21, उस पे आपका मैप दिया हुआ है, उसमें you can easily locate the kingdom of both the Sicilies। and अब ये भी हो गया, तो काफी जगह जो है वो इनके अंडर आ गई। किसके अंडर आ गई, सार्डिनिया पिगमेंट के अंदर। 1861 में फाइनली जो विक्टर इम्यूनल II है उनको प्रोक्लेम कर दिया गया एज किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। ठीक है, मतलब पूरे इटली का फाइनली यूनिफिकेशन हो गया, एक एम्परर को डिक्लेयर कर दिया गया है एज द रूलर ऑफ, एज द एम्परर ऑफ इटली। बट अभी भी क्या है, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है इटली की वर इलिटरेट, उनको मतलब उनको पता ही नहीं था कि what was happening and certain kind of जो changes आ रहे थे उनके बारे में उनको आइडिया नहीं था। ठीक है, they were just the people who wanted to support गैरिबाल्डी because they knew कि गैरिबाल्डी बहुत अच्छे लीडर हैं, वो हमारी कंट्री के लिए कर रहे हैं हमारे, तो उनके सपोर्ट के लिए वो लोग पीछे पीछे चले गए और इतना बड़ा स्ट्रगल कर लिया। एंड even there is one instance given in our book
कि जो पेजेंट मासेस थे ना, जो गैरिबाल्डी को सदर्न इटली में सपोर्ट कर रहे थे, उनको पता ही नहीं था ये वर्ड जो है इटालिया क्या होता है, और ला इटालिया जो हम बोल रहे हैं अपने कंट्री के लिए वो क्या होता है। दे जस्ट थॉट कि शायद ये है ना विक्टर एम्यूनल की वाइफ का नाम है, इसलिए हम इनका नाम भी है ना वॉर में और इसमें है ना बोलते जा रहे हैं। सो दैट मीन्स यहाँ पे व्हाट डू वी नीड टू अंडरस्टैंड कि बेसिक केवर के थ्रू हुआ था यूनिफिकेशन, पर गैरिबाल्डी ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, क्योंकि जो इलिटरेट पेजेंट्स थे वो उसकी लीडरशिप के अंडर आके उन्होंने कंट्रीब्यूट किया इन यूनिफाइंग द इटली। And with this we can say that though Italy was unified, okay, though class we know that the unification of Italy was almost done, but in certain areas, specifically अगर हम देखें papal state, you will see it in your book on page number 21, still France had certain control, ठीक है, फ्रांस का कंट्रोल अभी भी था पेपल स्टेट के ऊपर, वी नो अलायंस हुआ था एंड बिकॉज ऑफ सम अदर जो पॉलिटिकल चीजें चल रही थी, अभी भी फ्रांस का कंट्रोल था थोड़ा बहुत पेपल स्टेट पे। तो अब ये लोग चाहते थे कि हम टोटल यूनिफाई करें, एंड ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ गैरिबाल्डी और उसके रिलेटेड फाइनली एक 1870 में क्या हुआ, एक वॉर हुआ था विद प्रशिया, जिसके कारण फ्रांस जो है उन्होंने विड्रू कर लिए अपने ट्रूप्स फ्रॉम रोम। रोम ऑब्वियसली वी नो इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इटली, तो वहां से हटा ये जो फ्रांस है फाइनली वहां से हट गए, और पेपल स्टेट जो है वो फाइनली कहाँ मिल गया, इटली में मिल गया, ठीक है। सो दिस इज हाउ फाइनली इटली वाज आल्सो यूनिफाइड, एंड विद दिस वी आल्सो कंप्लीट द यूनिफिकेशन ऑफ इटली की पहले मैजिनी ने ट्राई किया था बट सक्सेसफुल नहीं हुआ, फिर सार्डिनिया पिगमेंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी, एंड सार्डिनिया पिगमेंट की अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम बात करें तो उन्होंने टैक्टफुली पहले फ्रांस के साथ एक अलायंस किया, उसके बाद ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हराया, फिर गैरिबाल्डी की हेल्प से काफी पार्ट साउथ इटली किंगडम ऑफ टू सिसिलीज वगैरह का भी फ्री हो गया, स्पेन को जाना पड़ा, और फाइनली एक जो फ्रांस के ऊपर है वो भी 1870 में कंट्रोल होके 1861 में एम्परर तो डिक्लेयर हो गए थे विक्टर एम्यूनल टू सार्डिनिया पिगमेंट वाले, बट 1870 में फाइनल यूनिफिकेशन इटली का हो गया था, जब पेपल स्टेट से रोम में से फ्रांस को भी जाना पड़ा और पूरी इटली एक हो गई, एंड सो वी नो कि विक्टर एम्यूनल टू जो है वो कंबाइंड इटली के एम्परर, ठीक है। तो ऐसे यूनिफिकेशन इटली की हो गई। अब लेट अस क्विकली आल्सो डू यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। यूनिफिकेशन कर लेते हैं, then we will be left with two small topics which we will cover in our next class. Now when we talk about the unification of Britain, it gives us a very strange case, ठीक है, थोड़ा अलग है ब्रिटेन का केस। कैसे? Now जो ब्रिटेन की फॉर्मेशन में क्या हुआ था, इनिशियली सडन अपहीवल या ऐसा कोई रेवोल्यूशन के कारण नहीं हुआ, एक लॉन्ग प्रोसेस है जिसके कारण ब्रिटेन का यूनिफिकेशन हुआ है। सो सबसे पहले तो कोई ब्रिटिश नेशन था ही नहीं 18th सेंचुरी से पहले, देयर वाज नो ब्रिटिश नेशन प्रायर टू 18th सेंचुरी। अब क्या हुआ, जो प्राइमरी आइडेंटिटीज है ऑफ द पीपल जो ब्रिटिश आइल्स में रहते थे वो अलग अलग एथनिक ग्रुप्स के थे, लोगों की जो प्राइमरी आइडेंटिटी थी, जैसे कोई इंग्लिश थे, कोई वेल्श थे, स्कॉट वाले थे, स्कॉटलैंड वाले, आयरिश थे, आयरलैंड वाले, ऐसे अलग अलग एथनिक आइडेंटिटी के लोग थे, इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट और आयरिश। ये सारे के सारे जो एथनिक ग्रुप्स है ऑब्वियसली अपनी कल्चरल इनकी ट्रेडिशन थे और अलग ही अपने पॉलिटिकल ट्रेडिशन थे, बट इंग्लिश नेशन धीरे धीरे इंपॉर्टेंट होने लग गया, पावरफुल हो गया, पैसे ज्यादा कमा लिए, पावर भी आ गया और वेल्थ भी आ गया, इंपॉर्टेंस भी आ गई, इट वाज बिकमिंग स्लोली एंड ग्रेजुअली मोर एंड मोर पावरफुल, और अपना इन्फ्लुएंस ये दूसरे आइलैंड्स पे एस्टैब्लिश करना चाहते थे, एंड दे वांटेड टू एक्सटेंड देयर पावर ओवर द अदर पार्ट्स ऑफ द आइलैंड। तो इंग्लिश पार्लियामेंट को सबसे पहले तो मोनार्की ने सीज कर लिया, अपने कंट्रोल में ले लिया, कब? 1688 में एक कॉन्फ्लिक्ट के बाद, और
उसके बाद उन्होंने इंग्लैंड को सेंटर में मान के बोला कि नाउ वी आर पुटिंग एन एंड टू द मोनार्की। ठीक है, अब क्या हुआ? अब क्या हुआ, एक एक्ट ऑफ यूनियन इन्होंने साइन किया। क्या एक्ट ऑफ यूनियन और किसके बीच में? 1707, डू रिमेम्बर 1707 में एक एक्ट ऑफ यूनियन साइन हुआ था बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, जिससे उन्होंने बोला अपने एक हो जाते हैं और हम नाम दे देते हैं अपने आप को यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बन गया, और जिसमें इन्होंने बोला कि अपने लोग साथ हो जाते हैं। बट इंग्लैंड जो है was able to now impose lot of influence on Scotland। अब उनको इक्वल बेसिस पे स्कॉटलैंड को नहीं रहने दे रहे थे। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अब क्या किया, पूरा का पूरा जो एरिया है वो अपने अंडर ले लिया था, इंग्लिश मेंबर्स ने अपने कंट्रोल में ले लिया था। ठीक है, नाउ द ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश आइडेंटिटी मेंट कि स्कॉटलैंड का जो डिस्टिंक्टिव कल्चर है और जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है उसको हम धीरे धीरे क्या कर दें, सप्रेस कर लें। अंडरस्टैंड व्हाट दे आर डूइंग। पहले तो एक्ट ऑफ यूनियन कर लिया कि हम लोग साथ में हो जाते हैं यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली स्कॉटलैंड के कल्चर को सप्रेस करने लग गई। जो कुछ स्कॉटलैंड के स्कॉटिश हाईलैंड वाले लोग थे जिनको बहुत रिप्रेस किया गया था, वो कैथोलिक क्लैंस थे, कैथोलिक वाले रिलीजन में जैसे बिलीव करते थे, तो इनको बोला गया ना तो आप वहाँ की लोकल गैलिक लैंग्वेज बोलोगे और आपको वहाँ की नेशनल ड्रेस नहीं पहननी है, तो फोर्सफुली उनको उनके घरों से निकाल दिया जा रहा था। मतलब समवेयर ये बोल रहे थे कि क्या होगा, ब्रिटिश का ही रूल एस्टैब्लिश होना चाहिए। ठीक है, अब क्या हुआ ये देखते हैं। यानी अब एक तरीके से स्कॉटलैंड को तो अपने अंडर कर लिया, किसने? ब्रिटेन ने। अब आगे देखते हैं और क्या करते हैं। अब ये पहुंचे आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड इज ऑल्सो वन स्मॉल आइलैंड नियर ब्रिटेन, इंग्लैंड। तो अब ये यहाँ पहुंचे। अब यहाँ क्या है, इनकी कंट्री डिवाइडेड थी कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स में। वी नो क्रिश्चियनिटी में डिविजन्स आ गए थे, तो एक ग्रुप कैथोलिक्स थे, एक ग्रुप प्रोटेस्टेंट्स थे। जो मतलब एग्जिस्टिंग आइडियोलॉजी, अगर जैसे कैथोलिक्स थे जो बहुत पुराने वाले आइडियोलॉजीज को फॉलो कर रहे थे, प्रोटेस्टेंट बोल रहे थे कि कैथोलिक में कुछ कुछ गलत प्रैक्टिसेस जो आ गई है विद टाइम उनको हटाओ, तो उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो वो प्रोटेस्टेंट ग्रुप थे। दोनों क्रिश्चियनिटी के ही दो डिविजन्स के थे, बट लोग डिवाइडेड थे कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स में, और ये आपस में जो है दे हैड सर्टेन काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। इंग्लिश ने क्या किया, इन्होंने जाके प्रोटेस्टेंट्स को बोला, आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट्स को, कि अगर हम आपका साथ देंगे, आप है ना डोमिनेंस एस्टैब्लिश कर लो ओवर ये जो, क्योंकि ज्यादातर लोग कैथोलिक हैं यहाँ पे, तो आप इसके ऊपर कंट्रोल कर लो एंड वी विल सपोर्ट यू। तो कैथोलिक रिवोल्ट जो है फिर ब्रिटिश डोमिनेशन के अगेंस्ट जहां भी आए उनको सप्रेस कर दिया गया, और उसके बाद फेल्ड रिवोल्ट जो कि वॉल्फ टॉन ने लीड किया था, एंड उसके जो यूनाइटेड आयरिश मैंने इन्होंने की बट फेल हो गई। आयरलैंड को फोर्सफुली क्या किया गया, यूनाइटेड किंगडम में मिला लिया गया 1801 में। एक नया ब्रिटिश नेशन बना, जहां पे अब इन्होंने बोला सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश कल्चर को इम्पोर्टेंस दी जाएगी, ब्रिटिश की सारी चीजों को, उनके कल्चर को इम्पोर्टेंस दी जाएगी। फ्लैग जो ब्रिटेन का होगा वो ब्रिटिश फ्लैग होगा, नेशनल एंथम ब्रिटिश वाली होगी, इंग्लिश लैंग्वेज मेन होगी, और धीरे धीरे उसी को प्रमोट कर रहे थे। और बाकी जो नेशंस मिले हैं ब्रिटेन में, अब वो सिर्फ उसका एक सबऑर्डिनेट पार्ट बन के रह गए, व्हाटएवर इट बी, चाहे फोर्सफुली, चाहे मे बी बाय आस्किंग, लाइक कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स को आपस में डिवाइड एंड रूल जैसा करके, एंड व्हाटएवर दे डिड, बट फाइनली ये करके फाइनली क्या हुआ, ब्रिटेन का यूनिफिकेशन हुआ। ठीक है, सो इसको अगेन मैं वेरी शॉर्ट में वापस से रिपीट करती हूँ ब्रिटेन के यूनिफिकेशन को, तो एक मोर क्लियर हो जाए।
So the case of Britain in terms of unification was very different. कोई long struggle ऐसा कुछ या sudden revolution या upheaval नहीं था, एक long process था. British nation में अलग अलग identity के ethnic groups रहते थे, English, Welsh, Scot और Irish. तो ethnic groups के अपने culture और अपने political system थे, traditions थे. English nation धीरे धीरे important हो गया, powerful हो गया, उसने अपना power बढ़ाने का सोचा बाकी islands पे. English parliament ने monarchy को हटा के कंट्रोल ले लिया था और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है यहाँ पे यूनिफिकेशन में. सबसे पहले तो स्कॉटलैंड के साथ 1707 में इन्होंने एक्ट ऑफ यूनियन साइन किया और बोला अपने यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बन जाते हैं. पर एक बार ये बनने के बाद इन्होंने स्कॉटलैंड के कल्चर को, स्कॉटलैंड की लैंग्वेज वगैरह को सप्रेस कर दिया और हर जगह इंपॉर्टेंस इंग्लिश को ही दी. फिर ये लोग पहुंचे आयरलैंड. आयरलैंड में पहुंचने के बाद इन्होंने देखा कि लोग कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट आपस में लड़ रहे हैं. इन्होंने प्रोटेस्टेंट को हेल्प किया कि हम आपकी हेल्प करेंगे एंड बेसिकली आप क्या करो, ये कैथोलिक के साथ स्टार्ट काइंड ऑफ रिवोल्ट. तो कैथोलिक रिवोल्ट जो ब्रिटिश की डोमिनेंस में थी वो सप्रेस कर दी गई क्योंकि प्रोटेस्टेंट थोड़ा उनकी साइड हो गए थे, ब्रिटेन की साइड. और फिर उन्होंने कैथोलिक्स ने रिवोल्ट भी किया था जिसके हेड थे वॉल्फ्रेड ओवन और यूनाइटेड आयरिशमैन, बट वो लोग जीत नहीं पाए. जो कैथोलिक्स है वो जीत नहीं पाए क्योंकि प्रोटेस्टेंट और इंग्लिश साथ थे. बट फाइनली जब ऐसा ये कंप्लीट हो गया, ब्रिटिश नेशन पूरा एक बन गया, फिर उन्होंने फिर किसी की नहीं सुने. अपना उन्होंने ब्रिटेन की फ्लैग, ब्रिटेन का लैंग्वेज, ब्रिटेन की कल्चर, नेशनल एंथम, हर चीज को प्रमोट किया, हर चीज को पावरफुल इस्टेब्लिश किया और बाकी जो है वो सिर्फ उनके पार्ट्स बन के रह गए. बट इस तरीके से ब्रिटेन का यूनिफिकेशन हो गया. ठीक है. सो विद दिस वी कंप्लीट द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इटली एंड फ्रांस. हमने जर्मनी, इटली और फ्रांस का यूनिफिकेशन कर लिया है. नाउ वी आर लेफ्ट विद टू स्मॉल टॉपिक्स, विजुअलाइजिंग द नेशन एंड नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म. ठीक है, दो चीजें हैं. तो ये जो दो टॉपिक्स है दिस विल कवर इन आवर नेक्स्ट क्लास. So if you have any doubt regarding unification of Germany, Italy and Britain या फिर और कोई भी topic related to this chapter, you come back with your problems, we'll discuss and solve it. Okay, if you just give the book a reading and come back with your problems and we'll solve it. So now meet you all in the next class.